जेई एडवांस 2024 के इस पैराग्राफ प्रॉब्लम को डायग्राम देख के ही आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया है तो आपके लिए इससे भी बेहतर यही क्वेश्चन, लेकिन थोड़े से और बेहतर लेवल पे मैंने डाल रखा है इसी वीडियो में। एक बार टाइम स्टैम्प के साथ जाके उस डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आपने इस क्वेश्चन को पहले कभी सॉल्व नहीं किया है तो उस सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले एक बार इसको अच्छे से सॉल्व करिए। आइए मैं आपको एक फॉर्मूले रीड करता हूं कि पार्टिकल्स का नाम दिया हुआ है 1, 2 एंड 3। थर्ड पार्टिकल, तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। आपको बोल रहा है कि ये किसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हैं और इनका सेंटर ऑफ मास एक्स नॉट पर है। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, इससे डी डिस्टेंस आगे एंड डी डिस्टेंस पीछे दो पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल भी कुछ ए एम्पलीट्यूड का एसएचएम कर रहा है, ये पार्टिकल भी कुछ ए एम्पलीट्यूड का एसएचएम कर रहा है। उन दोनों की इक्वेशंस यहाँ एंड यहाँ दे रखी है, एक बार खुद रीड करके चेक करिए। डिस्टेंस को आपके एम्पलीट्यूड से बड़ा बताया है। अब आपको बोल रहा है कि ये जो थर्ड पार्टिकल है ये इस स्पीड के साथ मूव करता है, इंस्टेंटेनियस इलास्टिक कोलिजन करता है। तो आपको बोला है कि यदि टी नॉट पर हो रहा है तो ये बताइए, और अगर इस समय पर कोलिजन हो रहा है तब इसकी वैल्यू बतानी है। एक बार ट्राई करिए खुद से एंड देन लुक इनटू सॉल्यूशन। होपफुली आपसे सॉल्व हो गया होगा। तो आइए, जैसे ये हुआ तो आइए मैं आपको बताता हूं कि हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंजल अप्रोच। इसका मतलब क्या होगा कि हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों को याद रखेंगे, उनसे हम एक बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को भी, इवन कंक्लूडिंग जैसे आपके एडवांस के प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी इजीली सॉल्व करेंगे। आइए लेट्स बिगिन विथ आर क्विक थ्योरी, आर क्यूटी। सिर्फ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे इन इलास्टिक कोलिजन। अगेन हम बहुत ज्यादा डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, एज अ एडवांस स्टूडेंट यू मस्ट नो दिस, बट स्टिल एक बार रिवाइज करते हैं कि अगर दो सेम मासेज हैं, ये जिन भी वेलोसिटीज से जा रही होंगी, इफ ई इज इक्वल टू 1 देन देयर वेलोसिटीज विल इंटरचेंज। मीन्स जो पहला पार्टिकल है वो इधर चल देगा। मैं इसका नाम दे देता हूं, इफ दिस इज पार्टिकल 1, दिस इज पार्टिकल 2, then the particle 1 will have the velocity of particle 2 and particle 2 will have the velocity of particle 1 after the collision. अगेन यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये मेन पोजीशन पर है तो मेन पोजीशन से एम्पलीट्यूड तक जाना एंड एम्पलीट्यूड से वापस आना में t/4 एंड t/4 टाइम लगता है। ओके फाइन। थर्ड, हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड इज रिटन एज 2π√m/k। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड से टाइम पीरियड को कोई मतलब नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि ज़्यादा एम्पलीट्यूड है तो इसका मतलब पार्टिकल के पास ज़्यादा एनर्जी होगी, उस एसएचएम में ज़्यादा एनर्जी होगी। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1v1 m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। एंड फाइनली यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू √k/m, दैट इज 2k/m, या म्यू को यहाँ पर हम लोग रिड्यूस मास बोलते हैं। अगर ये चीज़ें पता है तो देखिए बड़ा सीधा सा चीज़, मुझे x1 और x2 की पोजीशंस दे रखी है। आइए मैं डायग्राम वाइज आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ कहीं पर आपका पार्टिकल है, दिस वॉज पार्टिकल 1 एंड दिस वॉज पार्टिकल 2। जैसे ये चीज़ क्लियर हुआ हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये डी डिस्टेंस आगे है, दैट इज x0 प्लस डी एंड ए साइन ओमेगा टी। अब ये ए साइन ओमेगा टी का एसएचएम कर रहा है एंड सेम पार्टिकल 2, दिस इज x0 माइनस डी एंड माइनस ए साइन ओमेगा टी। बहुत बढ़िया, जैसे ये चीज़ मुझे समझ में आया। अब देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट इसका ए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए ये ए ओमेगा से आ रहा था और क्योंकि ये टी इक्वल टू 0 पर बात किया है, मतलब ये मेन पोजीशन पर होगा, तो पक्का इसकी स्पीड कितनी होगी, ए ओमेगा, मैक्सिमम स्पीड होगी। मुझे स्पीड का फॉर्मूला पता है, दैट इज ओमेगा √a² माइनस x²। तो एट मीन पोजीशन x इक्वल टू 0, सो a का स्क्वायर रूट से बाहर आके ओमेगा इंटू ए बन जाएगा, दैट इज द मैक्सिमम स्पीड। होपफुली हम ये जानते होंगे। तो जैसे ये चीज़ हमें पता चला, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली कोलिजन कराना है। अगेन क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, E इक्वल टू 1, तो जो वेलोसिटीज़ थी दैट इज इनकी वेलोसिटीज़ आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। नाउ इट इज़ मूविंग ए ओमेगा से इधर और ये ए ओमेगा से इधर। बहुत बढ़िया, जैसे ये चीज़ आया तो नाउ द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि मुझे सवाल में उसने खुद बोला है, देखिए उसने सवाल में मुझे खुद बोला हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय ए ओमेगा निकालना है। हेंस मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्पीड उसमें मैं वीसीएम कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1v1। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो m1v1 ये वाला
प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2 टोटल मास, जिसको सॉल्व करने पे 3a ओमेगा को नीचे भेजिए क्योंकि मुझे vc अपॉन a ओमेगा पूछा, दैट इज 0.75। होपफुली ये समझ में आया। अब इसके बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब इसने मुझे बोल रहा है कि किस समय पर होना चाहिए, π/2 ओमेगा पर कोलिजन होना चाहिए। दिस वाज द सेकंड पार्ट। तो जैसे हम इस सेकंड पार्ट को समझेंगे तो π/2 ओमेगा इज नथिंग बट t/4। कैसे? तो हल्का सा अगर इसको हम ध्यान से देखें तो टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2π/ओमेगा। टाइम पीरियड की वैल्यू 2π/ओमेगा। सो π/2 ओमेगा मीन्स मैं कर क्या रहा हूँ, इस वाली चीज़ों में इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। दैट मीन्स द टाइम पीरियड बाई 4 इज नथिंग बट दिस। होपफुली ये वाली चीज़ अपने को समझ में आई है। तो जैसे ये चीज़ क्लियर हुआ तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये ऑलरेडी अपने एम्पलीट्यूड पर है। एम्पलीट्यूड पर है मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है। अब ये जैसे ही टकराएंगे तो अब टकराते ही क्या होगा, ये पार्टिकल हमारा रुक जाएगा क्योंकि वेलोसिटीज इंटरचेंज होनी है। तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 बट इसकी वेलोसिटी हो जाएगी a/2। मुझसे सवाल में जो पूछा है, मैं अगेन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ एज a ओमेगा m1v1 प्लस m2v2 अपॉन टोटल मास। फाइन। जैसे ये हुआ तो विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जैसे वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू c इज v1 माइनस vc। जैसे ये चीज लिखा है तो v1 कितना है, a/2 और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज दिस। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे दिस कम्स आउट टू बी a/4। वैसे ही वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अगर आप लिखेंगे तो नाउ v2 विल बी 0, तो 0 माइनस a/2 विल बी माइनस a/4। सॉरी मैं यहाँ पे 2 बोल दिया, दैट इज 4। होपफुली ये चीज समझ में आया एंड मुझे दिख रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास द टोटल मोमेंटम इज 0। फाइन। तो मुझे करना कुछ भी नहीं है, मुझे क्योंकि उसने एम्पलीट्यूड पूछा है, नया एम्पलीट्यूड, बिकॉज आई नो द वेलोसिटी एट दिस गिवन पोजीशन। विच पोजीशन? सम a पोजीशन। इफ इट्स न्यू एम्पलीट्यूड इज b देन v इज इक्वल टू ω√a² माइनस x। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से b की वैल्यू 17/16 या फिर इसको मैं 4 × 4 लिख देता हूँ तो एक 4 को ऊपर भेजिए, a² को नीचे लाइए तो 4b² इज 17/4 या फिर 4.25। सो यहाँ पर हमारा जेई एडवांस खत्म हो जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारी लर्निंग खत्म हो गई हो। यहाँ मैं आपको चैलेंज करता हूँ द एज प्रॉब्लम मीन्स एंजल कॉन्सेप्ट एनहेंसिंग प्रॉब्लम। हम इसी प्रॉब्लम को, सेम प्रॉब्लम को, लेकिन थोड़ा सा हम एनहेंस करते हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि व्हाट इफ ई वॉज 0, ड्रॉ एम्पलीट्यूड एंड टाइम ग्राफ। इसका मतलब आपको बोलने का सिंपल मतलब है फाइनल एम्पलीट्यूड भी आपको कैलकुलेट करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इफ ई वॉज 0, ऑलमोस्ट मैं सर्टेन बोल रहा हूँ इस चीज़ को कि अगर आप एक अच्छे बच्चे हैं फिर भी देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आप इस प्रॉब्लम में गलतियां कर देंगे। सो एक बार सॉल्व करिए। यहाँ पर कंडीशन क्या दी हुई है? कंडीशंस दी है कि आफ्टर डिटैचमेंट थर्ड पार्टिकल को हमने रोक दिया है, किसी तरीके से वहाँ पर डिटैचमेंट हो रहा होगा, पता नहीं कैसे हो रहा होगा, बट थर्ड पार्टिकल को रोक दिया गया है। एज्यूम द कोलिजन इज ऑकरिंग एट एक्सट्रीम एंड्स, अगेन वही जैसा पुराना बोला हुआ है, एंड वन ऑसिलेशन स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम, एक ऑसिलेशन हो चुका है। 2D डिस्टेंस टू अवॉइड कोलिजन, 2D बड़ा है, लाइक वो दो पार्टिकल्स आपस में नहीं टकराएंगे। एक बार ट्राई करिए। वैसे मैंने इतना बताकर ही एक हिंट दे दिया है। ओके फाइन। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो ध्यान रखिएगा सबसे पहली चीज, E0 का मतलब स्टिकिंग नहीं होता। अगर ये वाली चीज आपको स्ट्राइक कर गई हो तो आप जरूर एक बार और ट्राई करके देख सकते हैं। फाइन, आपने ट्राई कर लिया होगा। अब इस चीज़ को समझिए कि होने क्या वाला है। तो पार्टिकल्स ऑलरेडी अपने एक्सट्रीम पर पहुंच चुके हैं एंड यहाँ पर ये पार्टिकल a/2 की स्पीड से आकर इससे टकराता है, इस पार्टिकल से, बिकॉज स्प्रिंग इज अ नॉन इम्पल्सिव फोर्स प्रोवाइडर। ये एक नॉन इम्पल्सिव फोर्स होता है। तो इस इंस्टेंट पर यहाँ पर जो भी होगा वो सिर्फ यही होगा, इस पार्टिकल को कुछ भी फील नहीं होगा। यस, अगर यहाँ पर एक रॉड होता तो यहाँ जो भी होता इंस्टेंटली इसको फील होता, बट रॉड नहीं है, स्प्रिंग है। स्प्रिंग इंपल्सिव फोर्स प्रोवाइड नहीं करेगा, हेंस इसे कुछ भी पता नहीं चलेगा, दैट्स इट।
जैसे ही आप करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों पार्टिकल मोमेंटरली इस मोमेंट पर क्या होंगे, एक सेम वेलोसिटी एक्वायर कर लेंगे। हम जानते हैं बेसिक मोमेंटम कंजर्वेशन, v इज इक्वल टू ए ओमेगा, m1 v1 इज इक्वल टू टोटल मास इनटू वेलोसिटी। तो फाइनली v इज इक्वल टू ए ओमेगा बाई 4। जैसे ही हमने v लिखा तो हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं एज इस टोटल इन दोनों का मास कितना 2m ए ओमेगा इंटू इसका मास है m एंड 0 डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ए ओमेगा बाई 6। बहुत बढ़िया। जैसे ये आया तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ए ओमेगा बाई 6, इसकी वेलोसिटी ए ओमेगा बाई 4, इसकी वेलोसिटी 0। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं बाई कैलकुलेटिंग मोमेंटम ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, दैट इज दिस, इन दिस इज एम ए ओमेगा बाई 6। मोमेंटम ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, एंड मुझे पता है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास नेट मोमेंटम 0 होता है, नेट मोमेंटम 0 आ रहा है। इसका मतलब मैंने इसे सही सॉल्व किया है। अब मुझे करना क्या पड़ेगा, मैं इनिशियल एनर्जी को फाइनल एनर्जी से इक्वेट कर दूंगा एंड गेट माय आंसर। हाँ कि ना? अगर आपने भी यही सोचा है तो बी एक्सट्रीमली केयरफुल। यहाँ तक की चीज़ें तो सही हैं मगर ये गलत है। अगेन ये गलत है तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। क्या गलती है इसमें, क्या गलती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। गलती ये है कि जिस मोमेंट पे ये स्ट्राइक करेंगे नो डाउट वहां पर वेलोसिटी तो जरूर ए ओमेगा बाई 4 होगा, बट स्प्रिंग अभी खिंचाया हुआ है, एक्सटेंडेड है। तो एक्सटेंडेड स्प्रिंग क्या करेगा, इस ब्लॉक पर या इस बॉल पर क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा। ड्यू टू दिस फोर्स ये एक्सेलरेट होगा। अगर एक्सेलरेट हुआ, इसके ऊपर तो फोर्स लगाने के लिए कोई नहीं है, तो ये उसी वेलोसिटी से, दैट वेलोसिटी इज व्हाट, ए ओमेगा बाई 4। ये ए ओमेगा बाई 4 से ही चलता रहेगा, बट इसकी वेलोसिटी ज़रूर बढ़ जाएगी, कुछ ज़्यादा ही। एंड बी केयरफुल, ये चीज़ मैंने आपको बताया है कि इसी इंस्टेंट पर डिटैचमेंट होगा। आफ्टर डिटैचमेंट इसको रोक दिया गया, मतलब अब ये पूरा सिस्टम आगे बढ़ता रहेगा मगर ये वाला ब्लॉक आगे नहीं बढ़ेगा, इसे रोक दिया जाएगा। दैट इज क्लियरली गिवन इन द क्वेश्चन। क्योंकि मैंने फ्रेम किया है तो मैंने इस तरीके से इसको फ्रेम किया है। क्यों किया है उसका आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, बट यस। नेक्स्ट, Vc is equal to this a omega by 8. This is the velocity of center of mass. Again हम center of mass frame में बैठते हैं बिकॉज अब वहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि वहाँ पर जब भी मैक्सिमम एक्सटेंशन हम कैलकुलेट करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम का यूज़ करते हैं। ये चीज़ हम उस चैप्टर में ऑलरेडी बहुत अच्छे से सीख के आए हैं। तो टोटल एनर्जी विल बी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस स्प्रिंग की एनर्जी, हाफ म्यू यू रिलेटिव का स्क्वायर इंटू हाफ की एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स इन दोनों को जोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, 65 के ए स्क्वायर बाई 32। बहुत बढ़िया। बस इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2k बाई एम, इसका यूज़ किया जा रहा है। लाइक यहाँ पर आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा तो आपको ये मिलेगा, रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अगेन ये कैसे लिखा गया है तो ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है, इनिशियल पे जब हम कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे थे, है ना। आप रिविजिट कर सकते हैं। अगेन फाइनल टोटल एनर्जी क्या होगी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी 0 एंड द एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों हो रही है, क्योंकि जो फाइनल एनर्जी होगी सिस्टम की, जो मैक्सिमम एनर्जी हो सकती है मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए, तो ये उनका कुछ भी पोजीशन होगा, यहाँ से वही डी डिस्टेंस रहा होगा एंड इन डी डिस्टेंस के बाद ये कुछ आपके एम्पलीट्यूड में यहाँ पर से ये क्या हुआ होगा, आपका एक्सटेंड हुआ होगा। एक्चुअल में यहाँ पर a/2 और यहाँ पर a/2 ये आगे गए होंगे। सो टोटल एलोंगेशन इन द स्प्रिंग इज a, सो एनर्जी स्टोर्ड विल बी हाफ के ए स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ये चीज मुझे समझ में आया। तो इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, सो हाफ के ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। सो मुझे चाहिए एम्पलीट्यूड, सो एम्पलीट्यूड विल बी a/2। अभी मैंने आपको समझाया, दैट इज नथिंग बट आपका कितना, √65/8a। सो फाइन, यहाँ पर हमें समझ में आया। तो बस यहीं पर यहाँ पर इस चीज़ को देखना है आपको, क्योंकि बोला गया है कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ था, है ना। तो एक ऑसिलेशन के बाद उसका एम्पलीट्यूड बढ़कर कितना हो जाएगा, √65/8a।
होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आई। अगर आपने बना लिया इसको तो कमेंट करके बताइए कि यस आपने इसे खुद से बनाया। एंड अगर आपको प्रॉब्लम हुई सो मेक श्योर कि आप इसमें कमेंट छोड़ कर जाइए, लाइक करिए, ताकि मुझे पता चले कि मैंने आपको सिखाने में कुछ अच्छा काम किया है, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रह सकूं। फाइन, सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर किसी एडवांस के प्रॉब्लम को थोड़ा और अच्छे से एनहेंस करते हुए और अच्छे से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए मिलके आगे बढ़ते हैं, एंजल अप्रोच आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।